Hello students, today we will do lesson number 5 Chandan ke Ped. This is very beautiful chapter. The story of the chapter is related to one girl. That girl is telling how this cutting of trees affect her life. That girl is saying मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में करीमू नाई गांव के निकट रहते थे। पिता पहाड़ी के ढलान पर सीढ़ी नुमा जमीन पर खेती करते और माँ बकरियों की देखभाल करती। मैं उन दोनों की मदद करती और गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती। गुग्गू कुत्ता मेरा साथी था। हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई उस दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना मतलब बुरी घटना हो गई। सूरज निकल चुका था। मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। बकरियां और गुग्गू परेशान दिख रहे थे। मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ और मेरे सिर पर एक पत्थर आ लगा। मैं मुड़ी। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा, लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा, सुंदरा। मैंने भागना चाहा लेकिन हिल भी न सकी। मैं उस डरावने भूस्खलन को देखती रह गई। भूस्खलन मतलब पहाड़ों का टूटना, पहाड़ों का टुकड़ों में टूट कर गिरना। भूस्खलन को देखती रह गई। अचानक कोई नुकीली चीज़ मेरी आंख पर आ लगी। डगमगाकर मैं वहीं गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे राव गुरु के घर में होश आया और आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार था। मैं अपनी आंखें खो बैठी थी। सिसकियों से मेरी देह कांप उठी। गुग्गू जो उनका कुत्ता था उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ मेरे पास ही खड़ा था। राव गुरु स्कूल के प्रधानाचार्य थे उनके गांव के। वह मुझे अपने घर ले आए थे। मेरे माता पिता और बकरियां उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गई थी। मतलब उस भूस्खलन में उनके माता पिता और बकरियां सब मर चुकी थी, लेकिन गुग्गू और मैं चमत्कारिक ढंग से बच गए थे। ये सब राव गुरु ने हमें बताया। राव गुरु ने उस बच्ची को, सुंदरा को बताया कि इस भूस्खलन में तुम्हारे माता पिता और बकरियां सब मर गए हैं और तुम्हारे साथ एक मिरेकल हुआ है जो तुम जिंदा हो। उन्होंने और उनकी पत्नी ने, जिन्हें मैं मामी कहती थी, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मुझे अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती। लेकिन इससे अधिक भयानक था मेरे चारों ओर का फैला हुआ अंधकार। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अंधेरे और गहरे गड्ढे में गिरती जा रही थी। उसको क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि वो अब अंधी हो चुकी थी। उसकी आंखें उस भूस्खलन में खो गई थी। उसकी आंख में और सिर पर चोट लगी थी। मैं बड़ी कोशिश करके अपनी सिसकियां दबाती, सिसकियां मतलब रोना दबाती। गुग्गू मुझे जैसे हर समय सांत्वना देता, सिंपैथी देता। वह अक्सर मेरे साथ सट कर बैठा रहता। मैं उसे थपथपाती, प्यार करती और उससे अपनी बातें करती। सट कर बैठा रहता मतलब टच करके मेरे साथ बैठा रहता था, चिपक के। राव गुरु मुझे स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरी लड़कियों से इतनी निमन हो गई हूँ कि मेरा सब मजाक उड़ाएंगे। और मैं रोने लगी। राव गुरु अनिच्छापूर्वक इस बात पर सहमत हो गए कि मैं घर पर ही रहूं। अनिच्छापूर्वक मतलब बिना कोई इच्छा किए। जैसे उसने कहा वैसे उनकी बात मान ली उन्होंने। अब तक मैं अपनी अंधेरी दुनिया की आदी हो गई थी, मतलब हैबिचुअल हो गई थी। मैं बहुत सा समय मामी के साथ बिताती। उनका मेरे प्रति व्यवहार बहुत स्नेहमय था। मैंने देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीख लिया था। मामी पूजा के लिए अन्य चीज़ें तैयार करती तो मैं माला पिरो देती। शाम का समय राव गुरु मेरे साथ बिताते। हम घंटों बैठे अनेक विषयों पर बातें करते रहते। भूस्खलन की घटना बार बार मन में
उमड़ती घुमड़ती रहती और उसे सताती रहती। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि मामा, ये भूसंकलन की घटनाएं क्यों होती हैं? उन्होंने समझाया, आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है। अतिक्रमण करना मतलब बुरा व्यवहार करना, किसी के साथ ठीक से उसका प्रयोग नहीं करता, बहुत बुरा व्यवहार करता है प्रकृति के साथ। वह पेड़ों को काट काट कर पहाड़ों को नंगा किए जा रहा है। पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं। उनके बिना धरती के भीतर ही की हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे निकल कर फिसलने लगती है। इसी कारण भूस्खलन होता है। यह है पहाड़ों को नंगा करना। हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे जाते हैं, कारखाने लगाने के लिए भी काटे जाते हैं, ये कानूनी है। लेकिन पेड़ अवैध तरीके से भी काटे जाते हैं। अवैध मतलब जो चीज़ गैर कानूनी हो। ये चीज़ तो आपको भी पता है बेटे, आपने बहुत पढ़ा है पेड़ों के बारे में कि कैसे पेड़ों को बेहिसाबा काटा जाता है, बहुत बुरे तरीके से। तो अंधाधुंध पेड़ काटने से मेरी अम्मा से अलग होना पड़ा मुझे। वो बच्ची फिर ऐसा सोचती है कि मेरा अपनी माँ से अलग होने का कारण पेड़ काटना है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरा आत्मविश्वास लौटता गया, वो कॉन्फिडेंट होती गई। अब मैं स्पर्श द्वारा, टच के द्वारा बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। मैं नाक द्वारा गंध लेकर, गंध मतलब स्मेल लेकर, बहुत सारी बातें समझने लगी थी। मेरी श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई थी। अब मैं दोपहर के समय गुग्गू के साथ घूमने के लिए निकल जाती। आसपास की पहाड़ियों से मैं अच्छी तरह परिचित थी। छायादार पेड़ों का एक झुरमुट मुझे बहुत पसंद था। वहाँ मैं एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ जाती और गुग्गू भी मेरे निकट बैठ जाता। पेड़ पर बैठी एक कोयल मेरा स्वागत करती। उसकी साफ आवाज़ आ कू का मैं उत्तर देती तो वह और ऊंचे स्वर में पुकारती। धीरे धीरे वो हैप्चल हो गई। जब उसने प्रैक्टिस की बिना आंखों के रहने की, तो वो थोड़ा घूमने जाने लगी। एक दिन जब मैं अपने बैठने के स्थान पर पहुंची तो हवा का एक झोंका, उसकी गंध से मैं परिचित थी, मुझे छू गया। वो अपना एक्सपीरियंस बताती है कि जब मैं वहाँ बैठती तो कैसे चीज़ों को पहचानती। आज मेरा पक्षी मित्र भी चुप था। उसने अपनी आ कू से मेरा स्वागत नहीं किया। मैंने आ कू पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा कौतूहल जाग उठा। कौतूहल का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, कि देखूं वो कहाँ है। मैं बैठकर सोचने लगी। जब मैंने पेड़ के सहारे टिकना चाहा तो पता चला कि वहाँ से पेड़ ही गायब है। रोज़ वो जिस पेड़ पर जाकर बैठती, आज जब वो बैठकर अपनी कमर लगाने लगी तो उसे पता चला यहाँ तो पेड़ ही नहीं है। पेड़ के स्थान पर एक ठूठ खड़ा था। ठूठ का मतलब होता है ऊपर से सारा पेड़ काट लिया गया हो, बस उसका थोड़ा सा जड़ वाला थोड़ा सा हिस्सा धरती के बाहर निकला हुआ। मैंने झुककर ठूठ को सूंघा। जैसे ही उसने उस ठूठ को सूंघा, मैं सोचने लगी यह तो चंदन की लकड़ी है। उसको आइडिया हो गया कि ये लकड़ी किस चीज़ की है, चंदन की है, और उसने उस पेड़ को पहचाना। अब एक पत्थर उठाकर मैंने ठूठ की भीतरी भाग से रगड़ना शुरू किया। उसमें से चंदन की सुगंध आने लगी। मैंने इधर उधर चलकर 3 अन्य ठूठों का पता लगाया। मैं सोचने लगी, इस चंदन के पेड़ों को किसने काटा और क्यों? पेड़ काटे जाते हैं। मुझे राव गुरु के कहे शब्द याद आ गए और मैंने उसे स्वयं ही दोहराया। भों 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 उसका कुत्ता भौंका। आओ गुग्गू, घर चलें। मैंने उससे कहा। हम जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही मैंने राव गुरु से कहा, मामा, किसी ने उस तरफ कुछ चंदन के पेड़ काट लिए हैं। आपके ख्याल में किसने पेड़ काटे होंगे? सुंदरा, इस बारे में मुझे पता नहीं, मैं मुदालियर से पता लगाता हूँ, राव गुरु ने चलते चलते कहा। मुदालियर कौन था? मुदालियर गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। अगले दिन गुग्गू के साथ घूमते फिरने के पश्चात मैंने राव गुरु को उस दिन की ताज़ा खबर दी। चंदन के कुछ और पेड़ काट लिए गए हैं।
क्योंकि जब भी कोई कटा हुआ पेड़ देखती तो सुंदरा बहुत दुखी होती थी कि उसकी वजह से उसके मम्मी पापा, उसका पूरा परिवार, उसका घर, उसकी आंखें, सब कुछ उससे छिन गया सिर्फ इन पेड़ों को काटने के कारण। लेकिन राव गुरु ने जोर देकर कहा, सुंदरा, मैंने मुदालियर से पूछा था, वह कहता है कि इस क्षेत्र में चंदन के पेड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं। यहाँ तो कोई उनकी एक टहनी भी नहीं तोड़ सकता। मगर मामी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, मामी ने सुंदरा की बात की साइड ली कि सुंदरा बता रही थी कि पेड़ काट लिए गए हैं, तो मामी ने उसकी साइड लेते हुए कहा, पक्ष लेते हुए कहा, लेकिन यह सब सुंदरा की कल्पना तो नहीं हो सकती। वास्तव में राव गुरु कहते रहे। यह सुनकर मुदालियर काफ़ी परेशान हुआ और मुझसे कहा, सुंदरा से कहो कि वह ऐसी अफवाहें ना फैलाए, क्योंकि जब भी कोई पेड़ कटता तो सुंदरा उसको नोटिस करती, फिर राव गुरु को आकर कहती, और राव गुरु किसको जाकर कहते? मुदालियर, उस पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल को। तो हेड कांस्टेबल ने आगे से डांटा कि आप उसको बोलो कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कीमती चंदन की लकड़ी चोरी की जा रही थी। अगले दिन सुबह सवेरे ही मैं और गुग्गू चंदन क्षेत्र की ओर चल पड़े। गुग्गू को मैंने आज नेतृत्व सौंप दिया। वह मुझे आगे आगे घसीटने लगा, मतलब गुग्गू उसे गाइड कर रहा था कि किस तरफ लेके जाएगा वो उसको। चंदन क्षेत्र में पहुंचकर हमें खोजने पर एक झाड़ी के पीछे अच्छी तरह छिपकर बैठने का स्थान मिल गया। हम बहुत देर तक अधीरता से न जाने किसका इंतजार कर रहे थे। मुझे तो झपकी भी आने लगी थी। अधीरता का मतलब होता है बेचैनी से, झपकी का मतलब होता है नींद आने लगी। तभी गुग्गू गुर्रा उठा। मैं तुरंत सतर्क हो गई। सतर्क हो गई मतलब अवेयर हो गई। अगले ही क्षण गुग्गू कूद कर आगे बढ़ गया और भौंकने लगा। मैं झाड़ियों के पीछे सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी। पैरों की आहट अब निकट आ रही थी। जैसे ही कोई नज़दीक आया, गुग्गू ने भौंकना बंद कर दिया। किसी ने गुग्गू से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरह क्या तुम भी गश्त कर रहे हो? छुपकर सुंदरा और उसका कुत्ता गुग्गू वहाँ बैठकर पता लगाने लगे कि किस तरह से हम उस चोर को पकड़ें। और उस चोर को पकड़ने के लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला कि वो छुप कर वहाँ बैठ गए, और जैसे ही आवाज़ आई वो तुरंत बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी गश्त लगा रहे हो? मैंने मुदालियर की आवाज़ पहचान ली। वो पूछने वाला कौन था? मुदालियर था, वही पुलिस कांस्टेबल। मैंने अनुमान लगाया कि उसने मुझे नहीं देखा था। जब उसके कदम इतनी दूर चले गए कि उसकी हार्ट आनी बंद हो गई तो मैंने चैन की सांस ली। बाकी सारा दिन कुछ नहीं हुआ और मैं घर लौट आई। अगली रात मैं घड़ी में 11 बजने का इंतज़ार कर रही थी। राव गुरु और उसकी पत्नी ने घराटे भरने शुरू किए तो मैं गुग्गू के साथ ले दबे पांव घर के निकट निकल पड़ी घर से। दिन में उसने देखा कि कोई नहीं आया तो फिर वो रात को वहाँ गई। चंदन के पेड़ों के पास पहुँचने से पहले ही मैंने धीमी कुर कुर की आवाज़ें सुनी। गुग्गू परेशान होकर गुर्राने लगा, शू शू। अरे शोर मत करो, मैंने धीमी आवाज़ में गुग्गू से कहा और कसकर उसे पकड़ लिया। हम आगे बढ़ते रहे। आवाज़ें तेज होती गई। मुझे ख्याल आया, यदि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो इस स्थान में खूब प्रकाश होना चाहिए। आदमी अंधेरे में तो काम कर नहीं सकते। अब तो वे मुझे ज़रूर देख लेंगे। मैंने गुग्गू को रास्ते में एक तरफ धकेल दिया, फिर उसका पट्टा पकड़कर झुकती हुई बढ़ने लगी। मेरे कान एकाग्र होकर सब तरफ से आवाज़ों को सुन रहे थे। कुर कुर का स्वर बराबर आ रहा था। वह अब वाहनों के इधर उधर जाने की आवाज़ें भी यदा कदा सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक इसी तरह चलता रहा, फिर कुर कुर की आवाज़ें थम गई। अब मैं आदमियों का स्वर सुन सकती थी। कुरकुर की आवाज़ों का आइडिया लग रहा है आपको? पेड़ काटने की आवाज़ें।
और वाहनों की आवाज़ें उन पेड़ों को काट कर जिन वाहनों में लाद कर ले जाया जा रहा था उसकी आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी। रमेश, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रात के 2 बज रहे हैं और हाँ, इस चंदन की लकड़ी को बेचकर तुम कितना कमाओगे? उसका 10% मेरा होगा। कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा था और जिन लोगों ने पेड़ काटे थे उससे अपना कमीशन मांग रहा था। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पदाधिकारियों को सतर्क कर दूंगा और तुम जीवन भर के लिए जेल के सिक्खों के पीछे सड़ते रहोगे। एक क्षण के लिए मैं धक रह गई मतलब हैरान रह गई। तो जो आवाज़ मैं सुन रही थी वह तो मुदालियर की थी। मैं सांस रोक के और गुगू का पट्टा पकड़े खड़ी रही थी। जरूर दूंगा जनाब, एक अन्य स्वर ने कहा। फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा हृदय इंजन की तरह धक धक जोर से धड़कने लगा। मैं गुगू के पट्टे से खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी। बिस्तर में घुस गई लेकिन नींद जरा भी नहीं आई। मुदालियर का स्वर बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। सुबह राव गुरु के जागने पर मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। सुंदरा, क्या तुम ठीक कह रही हो? राव गुरु ने मुझसे पूछा। एकदम ठीक मामा। तब तो मुझे उटकमंड में पुलिस मुख्यालय से बात करनी पड़ेगी, राव गुरु ने निश्चित स्वर में कहा। मामी ने मेरा सिर थपथपाकर कहा, बड़ी बहादुर लड़की है। सुंदरा ने ये पता लगा लिया था कि एक्चुअल में वो पेड़ कौन काट रहा है और कैसे वो पेड़ काटे जा रहे हैं, और उन पेड़ों को कटवाने में सबसे बड़ा हाथ उसी व्यक्ति का ही है जो कि पेड़ों को बचाने के लिए लगा हुआ है। कुछ दिनों बाद राव गुरु के साथ मुझे भी पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। रिपोर्ट हुई और फिर राव गुरु के साथ सुंदरा को भी बुलाया। वहाँ मुझसे कई प्रश्न पूछे गए और जो कुछ मैंने राव गुरु को बताया था उसकी पुष्टि कर ली गई मतलब कंफर्म कर लिया गया कि बात ठीक है। घर जाते हुए मैंने राव गुरु से पूछा कि अब मुदालियर का क्या होगा। यदि उसके विरुद्ध काफ़ी प्रमाण मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 महीना बीत गया। एक सुबह राव गुरु ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का भांडा फोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। मैंने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। वह तो बड़ी अच्छी बात है, मामी ने कहा। आज तो मैं देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाऊंगी। आगे सुनो, मैंने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध विद्यालय में भर्ती करवाने का निश्चय किया है। सुनंदा, वह तुम अपने फ़ायदे के कुछ काम सीख सकोगी। मैं तुम्हें इनाम का रुपया बैंक में डाल दूंगा, तुम्हारे इनाम के रुपये को बैंक में रखूंगा। इस तरह तुम अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकोगी। तुम्हारी पढ़ाई भी जारी रहेगी। मैं राव गुरु का धन्यवाद करना चाहती थी मगर मुंह में शब्द नहीं निकल रहे थे। सुनंदा नाम की लड़की ने किस तरह से पेड़ काटने वाले और जिन लोगों को पेड़ को बचाने की ड्यूटी दी गई थी वही लोग पेड़ काटने वालों के साथ मिलकर और साथ में रिश्वत खाकर किस तरह से पेड़ कटवा रहे थे, इस सारी बात का भांडा फोड़ा उसने और मुदालियर को जेल भी करवाई और पेड़ों को कटने से बचाया और पूरी धरती का कितना ज़्यादा बचाव किया और कितने भूसंकलन आने वाले उसने रोक लिए, कितने लोगों की बर्बादी होने से रोक ली। चैप्टर बहुत अच्छा है। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग हम रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे और सभी क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। एक बार लेसन रीडिंग ज़रूर करनी है। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर।
Thank you and have a nice day.